खास हम सेशन लेंगे। इस वीक में एक हमारे साथ खास मेहमान हैं, मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं जिन्होंने अ, इस वीक अपना पर्ल रैंक अचीव किया है। और उनकी मेहनत को देखकर मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ। बहुत कुछ उन्होंने मतलब सीखा और सब्र किया। तो इस वीक उन्होंने अपना पर्ल रैंक क्वालिफाई किया है। वो रहने वाले पलवल के हैं, फरीदाबाद के पास। और पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, ये जो है फैमिली बिजनेस है। और ये बिल्कुल होना चाहिए कि परिवार को साथ में लेकर इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो आइए लिए चलते हैं, हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे खास इंसान से जिसने सब्र किया और इस बिजनेस को बिल्ड किया। और आज नतीजा ये है कि अ, वो हमारे बीच में एज अ पर्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मिसिज एंड मिस्टर राजकुमार का। और जी राजकुमार जी, स्वागत है थैंक आपका। यू और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आज के सेशन में जो है आप पर्ल बनकर जो है आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राइट। तो बहुत बहुत जी। मुबारकें आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को और आपकी पूरी फैमिली को। जिस तरीके से आपने मेहनत करी और जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रूव किया वो काबिले तारीफ है। और डटे रहे, लगे रहे, हालात बिगड़े लेकिन आपने, कहते हैं ना वो, कुछ लोग परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। आप घबराए नहीं और आपने ऊपर उठकर काम किया। तो चलिए राज भाई, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और आपने अपने आप को भी शायद अनम्यूट कर लिया है। तो स्वागत है आप दोनों का। और आप पहले ये बताइए कि थोड़ा सा मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं और इंडस व्यूमा में आने से पहले आप क्या करते थे? जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रमोद सर और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सर, नाम मेरा राजकुमार है और बल्लभगढ़ फरीदाबाद से मैं बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एज ए टीचर वर्क कर रहा था। पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर डेवलपमेंट का मेरा वर्क रहा था सर। ओके ओके ओके। तो अपना और इसके बारे में थोड़ा और परिवार के बारे में बताना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। सर, परिवार के बारे में बात करूं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और पापा जी काफी टाइम पहले जॉब से रिटायर्ड हो चुके थे। 7-8 साल पहले शादी हुई। शादी के कुछ टाइम बाद मिसेज की जॉब की ज्वाइनिंग हुई। मैं भी अपनी जॉब कर रहा था और मतलब एफर्ट्स दोनों लगातार कर रहे थे, बट जो लाइफ में चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बिकॉज कुछ गलत डिसीजंस की वजह से कुछ लाइबिलिटीज मेरे ऊपर थी, जो ईएमआई वगैरह के रूप में ना काफी पेन मुझे दे रही थी रेगुलरली। और कुछ ना कुछ मैं ऐसा सर्च कर रहा था कि कुछ मुझे ऐसा मिले कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊं। मैंने इसके अलावा इस इंडस वीवा को बिल्ड करने से पहले सर मैं 4 तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व रह चुका हूं। मैंने अपना खुद का सेटअप शुरू करने की कोशिशें की हैं और शुरू किया भी है, बट मैं उसमें अच्छा खासा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और हर एक सेटअप सर मुझे लॉस ही देकर गया। बट लक बाई चांस मुझे जो मेरी ग्रेट अपलाइन है विजय सर, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि राज भाई, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बट सर, जब आप 2-4 बार फेल हो जाते हैं तो आदमी का ना माइंड सेट थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो चीजें समझ नहीं पाता। बट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे तो मैं इंसिस्ट करने पर मिलने चला गया उनसे। और जब जाके वहां देखा तो चीजों को स्टार्ट करने के बारे में सोचा। बिकॉज मदर जो थी वो 6 साल से डायबिटिक थी। और मेन कॉज सर यही रहा इस बिजनेस को शुरू करने का, इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि मेरी मदर डायबिटिक थी। जी राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी वो घड़ी थी जब आपने इस इंडस विवा के प्लान को देखा? क्या चीज आपको अच्छी लगी? और साथ में जो हमारी सिस्टर बैठी हैं, इनका क्या रिस्पांस था? आज वो भी थोड़ा सा बताइए आप। जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। जून 2019 में पहली बार मैं इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू हुआ।
सेक्टर 12 हल्दीराम में फर्स्ट मीट थी हमारी। बट हर एक आम पर्सन की तरह जैसे नॉर्मल बंदा बिहेव करता है, मेरा भी माइंड सेट वही था सर। और डे वन मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसे कोई कॉफी इतना शुगर को मेंटेन करेगी, डायबिटीज को मेंटेन करेगी। बट मुझे बहुत अच्छे से विजय सर ने बताया, समझाया, और उन्होंने एक वर्ड जो था सर, उस वर्ड ने मुझे जिंदगी मेरी चेंज करी, और मैं हमेशा उस वर्ड को शेयर करता हूँ लोगों से। सर ने मुझे बोला कि राज भाई, क्या 3100 रुपए मम्मी से बड़े हैं? सर वहीं से सारा गेम चेंज हुआ, और मैंने मम्मा के लिए कॉफी ली, इस बिजनेस की शुरुआत करी। ओके, तो हमारी बहन का क्या रिस्पॉन्स था? बताइए आपको क्या लगा जब इस बिजनेस में स्टार्टिंग की मैंने? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। बिजनेस में जो स्टार्टिंग की तो उस टाइम पे तो ये था कि कुछ लॉस हुआ था हमें, जो और बिजनेस किए थे तो इतना बिलीव नहीं हुआ था कि कोई बिजनेस है जिसपे हम इतना ग्रो कर जाएंगे। बट ठीक है, इन्होंने कहा, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है इंडस्ट्री के रूप में, तो मैंने इनसे कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं तो बात बनेगी ही, कुछ तो अच्छा होगा ही लाइफ में। तो बस यही रिएक्शन था मेरा कि ठीक है, ओके, आप चलिए, मैं आपके साथ। ओके, गुड। तो राज भाई, बिजनेस की शुरुआत कैसी रही? मतलब आपको शुरुआत में किस तरीके से आपने कदम बढ़ाए, क्या किया आपने जिससे आपका बिजनेस चला, या फिर क्या आपने फॉलो किया? सर शुरुआत मतलब मैं बताऊं, कुछ कुछ मैंने गलतियां भी करी। मैं चाहता हूं कि आज जो मुझे टाइम दिया है ना प्रमोद सर, आपकी वजह से जो मुझे टाइम मिला है, मैं चाहता हूं कि लोग सीखें, और मैं बिल्कुल ना ट्रू फैक्ट्स पर बात करूंगा आज। कुछ गलतियां मैंने शुरुआत में करी, और जितने भी पर्सन आज इस सेशन में हैं, चाहे आप किसी भी टीम से हैं, बट हम एक परिवार हैं, हम इंडस्ट्री विभाग का परिवार हैं। और जरूरी नहीं है कि जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप करके खुद सीखें, आप मेरे से भी कुछ सीख सकते हैं। शुरुआती दौर में मैंने अपना कुछ समय वेस्ट कर दिया, तो आप बिल्कुल ना करें। मैंने कैसे समय वेस्ट किया, मुझे विजय सर ने हमेशा एक चीज बताई कि राज भाई, चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं रिजल्ट ले चुका हूं, और बिजनेस के लिए आप तैयार हो जाएं, काम करें। बट हमेशा मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर पहले मैं रिजल्ट लेता हूं, सर पहले मैं चेक करता हूं। और बहुत सारे लोग, जब मैं फील्ड में रहता हूं, लोगों से मिलता हूं, यही सेम गलती वो करते हैं। तो वही सर प्रॉब्लम्स मेरे माइंड में भी थी। बट जैसे जैसे मेरी मदर को रिजल्ट आया, मैंने इस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। और सर मैं सच आपको बताऊं, पहले लगभग लगभग 37% ऐसे थे जिन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, जिन्होंने मुझे ना बोल दी। मैं थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, तो मैंने विजय सर को कॉल करके बोला कि सर नहीं हो पा रहा, मैंने आपको बताया है, पहले ही मैं 4 बिजनेस कर चुका हूं और मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो शायद इसलिए लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते। बट उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया मेरी अपलाइन ने, उन्होंने मुझे होल्ड किया, उन्होंने मुझे बताया कि राज भाई, ये इस बिजनेस का पार्ट है। जब आप इस बिजनेस का स्टार्टिंग मोड में जब आप होते हैं और आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो सर बहुत सारे लोग आपको ना करेंगे। तो राज भाई, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, कंटिन्यूस एफर्ट्स करना है। तो सर उनके बताए हुए सिस्टम को, इंडस्ट्री विभाग के सिस्टम को फॉलो किया, तो सर धीरे 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 आगे ग्रो होते गए। बट हाँ, शुरुआत में 37 लोगों ने सर मना किया था। जी जी जी। राज भाई, आपसे एक चीज समझ में आई कि पेशेंस रखनी चाहिए हमें, है ना? पेशेंस जो है, सब्र जो है, उसको अगर रखेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने देखा है, आते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, लेकिन चंद लोग जब मना करते हैं, 2 4 5 लोग जब उनको रिजेक्ट करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। जितनी जल्दी एक्साइटेड हुए थे, उतनी जल्दी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और इस बिजनेस को हल्के में लेना शुरू शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपसे एक बात समझ में आई कि पेशेंस रखिए। 2 4 5 10 20 50 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। हमें ये बिजनेस हमारे लिए नया है, हमें सीखना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं वो हमें मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें और ज्यादा सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न मोर।
लोग इसलिए नहीं मना कर रहे कि उनको कंपनी अच्छी नहीं लगी, प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे या प्लान अच्छा नहीं लगा। लोग इसलिए मना कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारे अंदर वो लीडरशिप नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा और उस काबिल बनाना पड़ेगा ताकि लोग हमें फॉलो करें। और पेशेंस रखना पड़ेगा। कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद जब पत्थर पर पड़ती है तो उसका वो सीना फाड़ देती है ना। तो हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, निरंतर प्रयास ही सफलता का दूसरा नाम है। अच्छा राज भाई, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। इंडस विवा में आने से पहले आपकी क्या सोच थी और इंडस विवा में आने के बाद आपकी सोच में क्या फर्क रहा? ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए पॉइंट रहता है हर इंसान से, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले और बाद में क्या फर्क रहा, आने से पहले और ज्वाइन करने के बाद फर्क क्या रहा? सर मेरी पूरी दुनिया चेंज हुई इंडस विवा में आने के बाद। रीजन क्या है उसका कि इंडस विवा में आने से पहले ना मैं एफर्ट्स कर रहा था, मैंने जॉब भी करी, बिजनेस भी किए, बट उस लेवल पे लाइफ को कैसे जी सकते हैं। मैं यहाँ आने के बाद आपसे इंट्रोड्यूस हुआ, मैं केवल सर से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं विजय सर ने आप लोगों से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, विकास सर से इंट्रोड्यूस हुआ। सर जब आपको देखा ना, और मैंने धीरे धीरे, डे वन वो मेरा माइंडसेट नहीं था, बट अगले 6 मंथ के अंदर, 6 महीने जब मुझे इस इंडस विवा में हुए, तो मैंने देखा कि एक जो सपना, रियल में एक पर्सन का जो सपना होता है, अगर वो फुलफिल हो सकता है, वो कंप्लीट हो सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी मेरे पास जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, लक बाय चांस, परमात्मा की कृपा से, वो ऐसा है कि जहां मेरा सपना जरूर पूरा होगा। बिकॉज सर आम आम एक इंसान जो है, वो जॉब 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 जॉब, ड्रीम्स है ही नहीं उसके। और यहाँ आके आप लोगों से सीखने को मिला कि सच में जीवन कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, और कितने अच्छे तरीके से इसको जिया जा सकता है अगर हम कंसिस्टेंसी से एफर्ट करें। तो सर टोटल मेरे माइंडसेट चेंज हो गया इंडस विवा में आके। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा। आप फुल टाइम कर रहे हैं इस काम को? सर बिल्कुल, मैंने डिसीजन लिया है, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ इस बिजनेस को। ओके। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है, वाइफ सर का, मम्मी का, और घर में अगर भाई बहन है तो उनका क्या सपोर्ट रहता है? सर फैमिली का शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई एग्री करने के लिए, बिकॉज एक चलते हुए सेटअप को आप वाइंड अप कर दो। एक इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर कंडीशन में मैं रन कर रहा था, मैंने उसको वाइंड अप किया, बट आफ्टर सम टाइम जब मेरा इस बिजनेस को लेके जब मैं आरटीपी में गया, तो प्रॉपर मेरा माइंडसेट हुआ। और आफ्टर दैट सेकेंड आरटीपी जो जयपुर में हुई, उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं अपने फैमिली में से किसी भी पर्सन को वहां इन्वॉल्व करूं। और मेरे लिए बेहतर था कि मैं अपने को एप्लीकेंट, अपनी मिसेज को वहां इन्वॉल्व करूं, और मैंने उनको वहां आरटीपी में अपने साथ लेकर गया। और उस दिन से सर ऐसा शानदार माइंडसेट उनका हुआ, टिल डेट वो मुझे 100% सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ बने हुए हैं, और हर जगह मुझे इतना कॉपरेशन दिया जाता है, हर जगह सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारी सिचुएशन सर ऐसी भी आई है कि मैंने पूरे हफ्ता एफर्ट्स किए और ना के बराबर मेरा चेक बना, बट उस टाइम भी मुझे संभाला मेरे पार्टनर ने, मेरे को एप्लीकेंट ने, कि कोई बात नहीं, हमारे सपने बड़े हैं, वो शॉर्ट टर्म में पूरा नहीं हो सकते, उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और बाकी मैं यही कहूँगा कि सर हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया गया, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से। जब मैंने फादर साहब को, आज वो हमारे साथ नहीं है, बट जब मैंने डे वन उनको ये बताया, तो पहले दिन उनको इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव नहीं लगा, बट जब उन्होंने कुछ सेशंस देखे, और खासकर जिस दिन वो मेरी रूबी पिनिंग में थे, टचवुड आज वो जहाँ भी हैं वो बहुत अच्छे हों और वो देख रहे होंगे हमें। मैं कहूँ सर, आज 35 साल का हूँ मैं, और एक फैब 21 में मेरी रूबी पिनिंग हुई थी। शायद मैंने पहली बार अपने पिताजी को मेरी वजह से इतना खुश देखा था। हाँ हाँ राज भाई, मैं अच्छे से, मुझे भी याद है वो दिन। मैं शामिल हुआ था आपकी रूबी पिनिंग सेरेमनी में,
और आपके काफी रिश्तेदार आए हुए थे, और खास तौर पर जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा वो एक्टिव थे। फ्रंट की रो में वो बैठे हुए थे, और उनके चेहरे की स्माइल मैं आज भी नहीं भूल सकता। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, और अम, आज वो हमारे साथ नहीं है, और लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो जहां भी होंगे परमात्मा के चरणों में बैठकर राज भाई को देख रहे होंगे, और वो गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया है। और आगे चलकर यही शेर जो है, जिसने आज पर्ल रैंक लिया है, वो बहुत जल्दी डायमंड शिप पर भी होगा। तो ये ऊपर से वो सब कुछ देख रहे हैं, और उनका आशीर्वाद जो है वो आपके साथ बना हुआ है। बड़ा बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है जब कोई हमारा अजीज हमें छोड़ के जाता है, लेकिन आपने अपने आप को संभाला, आपने घर की जिम्मेवारी ली, तो ये आपकी सबसे बड़ी खूबी रही। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम कई बार आपको टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, हालातों की वजह से या फिर टीम की वजह से, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं। ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ये बताइए कि उन हालातों में आप अपने आप को कैसे समेटते हो, और हमारे साथ जो हमारी बहन बैठी है, ये आपको क्या, इनका कितना बड़ा रोल रहता है? क्या ये आपको न्यूट्रल छोड़ देती हैं, या फिर आपको कुछ हौसला देती हैं? ये जानना ना आज काफी ज्यादा जरूरी है जब आप बिखर जाते हो, क्योंकि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये बिखरे बहुत बार हैं। ये एक बार नहीं बिखरे, कम से कम मेरी आंखों के सामने ये 4 से लेकर 5 बार बिखरे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल जीरो हो जाते थे और इनकी टीम किसी वजह से इनका साथ छोड़ देती थी, लेकिन ये फिर उठकर खड़े हो जाते थे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते थे। तो एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है किसी इंसान के लिए, जब वो उसकी टीम उसका साथ छोड़ती है, या वो टूट जाता है जब अंदर से, तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कैसे अपने आप को संभाले रखा, और कैसे आप दोबारा हिम्मत बटोर पाए कि मैं उठकर खड़ा हूं और फिर मैं चलना शुरू करूं? सर बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फेसेस इस बिजनेस में मैंने देखे, और मेरा बहुत शानदार, मैं कहूँगा कि लक हमेशा आपका अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरा तो लक ही खराब है। तो दोस्तों, आज एक बात मैं आपको देना चाहूँगा कि लक किसी का खराब नहीं होता, बैड लक खराब होता है, और बैड लक किसी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। सिचुएशंस अप डाउन आई, मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम इसको करूंगा। कोविड आ गया, और कोविड के दौरान भी जो हम सबके टेक्निकल गुरु हैं विकास जी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने ये प्रूफ किया, कि उन्होंने ये सिखा दिया कि राज भाई टेक्नोलॉजी को यूज कर कर भी आप टीम को मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। वहां से इनिशिएटिव लेने शुरू किए। फिर सर कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स सामने आए कि लोगों ने एक रैंक पर आने के बाद सिस्टम से अलग होना शुरू किया, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही, तो बहुत ज्यादा मन टूटा, मन खराब हुआ। बट जब भी बहुत ज्यादा परेशान होता था, विजय सर से कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने हमेशा मुझको संभाला, हमेशा। मैं लाइफ टाइम एहसानमंद रहूंगा उनका कि ऐसी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन से वो मुझे होल्ड करके लाए, जहां एक आदमी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ये सोच लेता है कि नहीं, मैं शायद इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। और सर सबसे अच्छी बात, जब कहीं पर कुछ भी मन नहीं लगता था, कुछ समझ नहीं आता था, डिस्टरबेंस के टाइम में आप कहीं आउट जाके बैठ गए, ग्रुप खोला, तो मुझे सर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। केवल सर का मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से, कि उन्होंने जाने अनजाने में, उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस चीज से कौन सा पर्सन क्या सीख रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस उनके थ्रू, एक मैसेजेस उनके थ्रू सर मुझे मिले, जिनको देखकर मैं उस भटके हुए रास्ते से ऑन रोड आया। और सबसे बड़ा जो मेरा मोटिवेशन रहा सर, या मैं कहूँ अपने आप को टूट के बिखरने से मैं रोक पाया, वो सर मैंने सीखा आपसे। आपने बहुत सारी जगह पे बताया कि राज भाई, ये रिलेशंस का बिजनेस है, और रिलेशंस अगर सही नहीं है तो ये बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा।
और बहुत सारी चीजें सर आपने मुझे सिखाई। तो जब लगता था कि यार कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, सिस्टम सभी के लिए वो है, पे आउट सभी के लिए वो है, प्रोडक्ट सभी के लिए वही काम कर रहे हैं, फिर राज तू कामयाब क्यों नहीं है? तो सर फील किया कि कमी राज में है और कहीं नहीं है। आप लोगों से सर सीखा, नॉलेज ली और उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर दोबारा एक नई एनर्जी के साथ एक स्टार्टअप किया। लोगों को, जो अच्छे लोग थे उनके साथ और रिलेशन बेहतर किया, इस बिजनेस को उनके ब्लड तक लेकर गया। मेरे ब्लड में तो ये बिजनेस आ ही गया था, उन लोगों के ब्लड तक लेकर गया सर, और शुरुआत करी। और हर एक उस लम्हे में, उस पल में जब मैं टूटा, जब मैं डिस्टर्ब हुआ, जब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो सर मुझे संभाला मेरे पार्टनर ने, स्नेहा ने, और बहुत सारी जगह मुझे सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा कि जहां इन्होंने सपोर्ट किया ये खुद शेयर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत खुशी की बात होगी, और अगर ये खुद शेयर करती हैं। और आप आरटीपी में लेकर गए थे इनको, जयपुर की आरटीपी में, जी। है ना? जी सर। ऐसा ही है ना? आप जी सर। जयपुर आरटीपी में आए तो आपका विजन बड़ा हुआ, आपने देखा कि ये अकेले काम नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी होता है अपने को एप्लीकेंट को बिजनेस में लेकर आना, कि जब हालात बुरे हों तो को एप्लीकेंट आकर साथ में खड़ा हो जाए और कंधे पे हाथ रखे कि कोई बात नहीं, आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे, आप सफल होंगे, आप हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ खड़ी हूं। मैं हमेशा राय देता हूं उन लोगों को जो इस बिजनेस को हकीकत में बिल्ड कर रहे हैं, सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर वो को एप्लीकेंट को साथ में लेंगे तो ये बिजनेस करना आसान हो जाता है। और मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरी बहन से जयपुर में ही। और मैं एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाता हूँ। जब हमने एक ड्रीम सेशन लिया था तो इनका एक ख्वाब था, वो एक मेरे पास एक क्लिपिंग पड़ी है, मैं आपके साथ आज वो शेयर भी करना चाहूंगा। यस, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो राज भाई, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? आ गई है वो? जी सर। आ गई है। ओके, तो मैं सबसे पहले तो इसका साउंड भी शेयर कर देता हूँ। एक ड्रीम सेशन लिया गया था जिसमें मैंने इनको कॉल किया था, और साथ में हमारी बहन भी जो थी वो भी शामिल थी। तो चलिए मैं आपको वो सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लिपिंग दिखाता हूँ। दिल से बताइए कैसा फील कर रहे हैं आज आप? No words to explain this moment. Just फील दिस लेडी, हमारी बहन को फील कीजिए। देखिए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। वो इमोशन जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके बर्थडे के ऊपर जब प्यार से गिफ्ट करता है, तो फीलिंग जो है वो ये है। जी प्लीज। व्हाट कैन आई से, मेरे हस्बैंड ने कहा है अभी कि उन्होंने मुझे एक ब्रॉन्ज मिक्स गिफ्ट किया था, और वो ब्रॉन्ज मैंने आज डाला हुआ है। दिस इज वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी एट दैट टाइम एंड नाउ ऑल्सो। और जो आज किया है, जैसे सर ने कहा कि विजुअलाइजेशन, कि मतलब रियली में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। हाँ, तो
राज, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Thanks, Pramod sir. Really you are God for me. Really. And thanks Senda Shriram. आज इस स्टेज से, इस आरटीपी से एक छोटा सा कमिटमेंट अपने आप से, अपने मेंटर विजय राजपूत जी से और इंडस्ट्री विभाग के लिए मेरे गॉड मिस्टर प्रमोद पुरुथी जी से मैं कमिटमेंट करता हूं सर, विद इन 3 ईयर जो विजुलाइज मैंने आज किया है, वन डे आई विल डू इट। ये वो घड़ी थी और ये शायद 2020 स्टार्टिंग में हमने किया था। मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई हमारी बहन से। और विजुअलाइजेशन की मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर। विजुअलाइजेशन, इन्होंने हवा में विजुअलाइज करते हुए दिमाग में एक चीज बिठाई कि मैं एक्चुअल में एक हीरो का जो नेकलेस है मैं वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा हूं। यकीन मानिएगा इसमें बहुत ताकत होती है। और उस चीज जो उन्होंने स्टेज पे बोला कि मैं कमिटमेंट लेता हूं कि विद इन 3 इयर्स में ये करके दिखाऊंगा, आज वही जो विजुअलाइजेशन है वो इनको यहाँ पर उसने टिका के रखा हुआ है। इस आरटीपी के बाद इनके जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब इंसान जितना टूटता है उससे कहीं ज्यादा ये टूटे। और कई बार इनके मन में ये ख्याल आया कि मुझे इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, मुझे वापस अपनी जिंदगी में चले जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। और सबसे बड़ा जो रोल रहा पता है क्या है, वो इनकी मिसेस का रहा, जो इन्होंने वहां पर फील किया था आरटीपी में। और उस हौसले ने इनको टिका के रखा। तो ज्यादा मैं इसके ऊपर चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं लेकर चलता हूं दोबारा से अपनी बहन के पास जो अपने शब्दों में बयान करेगी। और आगे बढ़ते हैं हम। और ओवर टू माय सिस्टर। थैंक यू सर। हम्म। सर जो ये मूवमेंट आपने क्रिएट किया था रियली में दैट वाज अमेजिंग। मतलब आज भी अगर उस मूवमेंट को देखती हूँ तो मैं खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब बहुत ही प्यारा मूवमेंट था वो। जो विजुअलाइजेशन हुआ था वो रियली में मुझे फील हुआ था कि मैंने हार पहना हुआ है। और ये बात भी आपने बिल्कुल सच कही कि मैं पहले से इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव थी, बट जब हम उस आरटीपी में गए थे तो जो पॉजिटिवनेस थी वो बहुत ऊपर पहुंच गई थी। मतलब बिल्कुल माइंडसेट गया था हमारा, मेरा भी और इनका भी, कि हमें इसी बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें इसी से आगे चलना है। और हमारे जो सपने हैं जो हम दोनों ने मिलकर देखे हैं, जो एक लाइफ जीने की, जैसे कि हम एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है कि पूरी लाइफ बस जॉब करो और जॉब करके फिर बस ठीक है हो गया फिनिश। लास्ट टाइम पे हम ना कहीं घूम पाए हैं ना हमारा कोई, जैसे सबका एक ड्रीम होता है कि हाँ भाई हमारा एक बहुत प्यारा सा घर हो, एक अच्छी लाइफ हम जी पाए, कुछ अच्छी सेविंग्स कर पाए अपने बच्चों के लिए। वो जॉब से तो पॉसिबल थी ही नहीं। और जब इंडस्ट्री वर्क को हमने ज्वाइन किया था तब हमें कुछ उम्मीदें थी, लेकिन आरटीपी से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हम उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़े थे। और ये बात भी आपने सही कही कि बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जो हमें तोड़ते हैं, जो हमें परेशान कर देते हैं, हमारी लाइफ में भी आए। मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, और इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद इंडस्ट्री का इन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब एक की सैलरी घर में आती है और एक की नहीं होती है, और शुरू में तो बिजनेस इतना ग्रो भी नहीं हो पाता है, और बीच बीच में ऐसा भी होता है कई बार कि हमारा कोई चेक नहीं बनता, इतना अच्छा नहीं बनता, और फोन पे फोन आते रहते हैं ईएमआई के लिए। मेरे पास फोन आते हैं कि मैम ये रह रहा है, वो रह रही है ईएमआई, और ये इरिटेट हो जाते थे और मैं भी इरिटेट हो जाती थी। बट टाइम के साथ हमने इस चीज को हम ओवरकम कर गए कि ये चीजें होती रहेंगी, इन चीजों पे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते रहे, हम एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे को कि कोई बात नहीं ठीक है, हमें जो विजन है वो हमारा बड़ा है। इन परेशानियों को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा अपने दिमाग को माइंड सेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़े
और सबसे बड़ी बात होती है बिलीव की, कि आप बिलीव करें। हमें हमारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा बिलीव था। मैं सच कहूँ तो हमारी अप्लायंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। जब भी हम आपको देखते हैं, मैं सच बताऊँ, मैं आपको देखती हूँ प्रमोद सर, मैं मोनिका मैम को देखती हूँ ना, मुझे रियली में लगता है कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है जैसी लाइफ आप जीते हो। हमें वो 2.5 लाख हफ्ता चाहिए। तो मैं रूबी बनी थी, मुझे याद है मोनिका मैम ने मुझे विश किया था, तो मैंने उनसे कहा था हाँ मैम कर रहे हैं कोशिश और आगे बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने यही कहा था कि आप कोशिश करो, आप आगे बढ़ो, मेहनत करो। मुश्किल होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता तो हर कोई डायमंड होता है। उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, तो मुझे ये याद है। तो इसीलिए जब भी हम परेशान होते हैं तो कुछ बातें होती हैं, जो सपने होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बस यही है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे हमेशा ऐसे ही। और एक अच्छी लाइफ हमें मिलेगी, हमारे सपने पूरे होंगे, यही हमारा बिलीव है। इसलिए बोला गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो करना पड़ेगा, हमें हर हाल में लड़ना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। आसान होता तो हर इंसान के पास अपनी एक खुद की गाड़ी होती और ये जो पूरा संसार है इसमें ट्रैफिक जैम हो जाता। तो मैं यही बताना चाहता हूं, कुछ पाने के लिए हमें देना पड़ता है, जैसे हमारी बहन ने दिया। तो जब सैलरी एक आदमी की आनी शुरू, मतलब एक आदमी की थी और दूसरे आदमी की खत्म हो गई, तो घर कैसे चलाया? अक्सर लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। तो कैसे आपने सर्वाइव किया, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सर दोनों से, आप दोनों से। ओके सर, मैं शुरू करता हूँ, बाद में स्नेहा भी बताएगी क्योंकि सिचुएशंस दोनों ने ही फेस करी है। सर मैं बताऊं कि कुछ गलत डिसीजंस लेने की वजह से, कुछ बिजनेसेस में लॉसेस की वजह से थोड़ा क्राइसिस थे, और दोनों मिलके जॉब करके जैसे तैसे उनको मेंटेन कर रहे थे। बट जब इस सिस्टम को देखा और समझ में आई इसकी पावर, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम इसको करूंगा। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई, मैं किसी को ये मैसेज नहीं दे रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें या आप आज से फुल टाइम आ जाएं, बिल्कुल मैं ये मैसेज नहीं दूंगा। बट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये बिजनेस वो सब कुछ आपको देगा, बट डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप पार्ट टाइम इसको दे रहे हैं तो ये भी पार्ट टाइम ही आपको इनकम देगा। मुझे सर बहुत क्लियर समझ में आ गया था जब मैं आपसे 2 4 5 बार मिला कि राज, अगर इस बिजनेस में तुझे बड़ा करना है तो तेरे को फुल टाइम तो आना पड़ेगा। बिकॉज आपको नहीं पता सर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन लोग आपसे क्या सीख लेते हैं। मैंने स्पीच में भी यही बोला कि इंडस विवा में आप गॉड हैं मेरे लिए, और बहुत सारी चीजें आपने सिखाई। बट सर वो समय ऐसा था, मैं पॉइंट पर आता हूं कि कैसे सर्वाइवल किया। सर कुछ कुछ खर्चे जो मैंडेटरी होते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल की फीस आप रोक नहीं सकते, वो देनी ही पड़ेगी। हमने सर बहुत सारी चीजों पर मतलब कटिंग करी। जैसे एक मेरा शौक रहा था शुरू से कि हर महीने मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे नई ड्रेस, मतलब बहुत शौक है मुझे परचेज करने का। मुझे हमेशा जब भी मैं कहीं जाऊं तो मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए। मैंने कंप्रोमाइज किया सर अपने आप से, एक अच्छी लाइफ पाने के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए चीजों को ना मतलब मेंटेन किया। मैंने उनको थोड़ा कम में गुजारा करना शुरू किया। मतलब स्नेहा ने पोस्टपोन मुझे, किया आपने? हाँ, हाँ मतलब जी अपनी सर, ख्वाहिशों को आपने पोस्टपोन किया। जी। और हम्म। वहां मुझे सपोर्ट किया स्नेहा ने कि घर को कैसे मेंटेन करना है। मैं चाहूंगा स्नेहा खुद शेयर करे कि इन वर्स्ट सिचुएशंस में उन्होंने कैसे मेंटेन किया चीजों को। जी जी, ये बहुत जरूरी है, ये बताइए आप हमें। सही होता है सर, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी कि सिर्फ मेरी ही सैलरी आ रही थी और इनकी कोई कभी आ रही थी थोड़ा बहुत और कभी नहीं भी बन रहा था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन कभी कभार नहीं भी बनता था चेक, तो तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी। मान लो बच्चों की फीस है, घर के खर्चे हैं, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम उस टाइम पे हमने ये सोचा कि थोड़ा सा कट ऑफ कर देते हैं अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा विजन बड़ा है, सपने बड़े हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए अपने खर्चे थोड़ा कम करें। जैसे मान लो अगर कोई भी, जैसे इन्होंने कहा कि भाई इन्हें कपड़े लेने का बहुत शौक था, और ये बात रियली में बहुत वो सच है कि बहुत शौक था इन्हें कपड़ों का, और अभी भी है।
तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास है, अभी तो मैं यही पहन जाऊंगा, कोई बात नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं कपड़े। मतलब अपने माइंड सेट करना ये भी बहुत एक बड़ी बात होती है कि नहीं ये कपड़े भी अच्छे हैं। और वही चीज मेरे अंदर थी कि मैंने भी कि हाँ भाई ठीक है, कोई खर्चा है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कोई खर्चा आ रहा है, कुछ चीज लेने का मन करता है आपका, आप मार्केट जाते हो तो ऑलमोस्ट हर लेडीज का शॉपिंग का बहुत अच्छा मन होता है, कोई भी चीज हो ये भी ले लो ये भी ले लो, होता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। लेकिन जब मुझे भी ये था कि भाई अपना माइंड सेट है कि भाई खर्चे मेंटेन करने हैं, कोई चीज देखी है पसंद भी आ रही है, कोई बात नहीं, जब हम और अच्छे लेवल पे होंगे तब ये खर्चे करेंगे। अभी हम छोटी चीजों में एडजस्ट कर लेते हैं। अपने परिवार में भी मान लो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बहुत अच्छा खाओ। अच्छा खाने का मतलब होता है कि हर दिन बाहर की चीजें खाना अलाउड नहीं होता, जरूरी नहीं होता। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो वैसे भी अच्छा होता है। और वो हमने वैसे भी मैनेज किया कि अपने परिवार में हमने एक अच्छी आदतें, सच बताएं तो इससे हमारे परिवार में अच्छी आदतों का विकास हुआ कि बाहर की चीजों को हमने अवॉइड किया, अपने खर्चों को मेंटेन किया, अपने बच्चों को जितना दे सकते हैं हमने उतना दिया, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों के सपने कभी नहीं रोकने चाहिए। तो बच्चों के सपनों को कभी नहीं रोका। हाँ, अपनों के थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक लिया, क्योंकि बड़े सपने होते हैं तो कुछ छोटे सपनों को थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ सकता है, और वही हमने किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए कि जब हमारी आमदनी कम हो जाए तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। कुछ हमारी ख्वाहिशें जो हैं उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसे राज भाई को अच्छे कपड़े डालने का शौक है, और जब ये निकलते हैं तो शॉपिंग करना इनकी ये जो है इनकी फितरत है। लेकिन क्या किया, जब इनकी सैलरी आधी हो गई, सैलरी मतलब एक आदमी की सैलरी रह गई, तो इन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट्स करी, इन्होंने मैनेज किया। क्योंकि कुछ पे करने के बाद ही कुछ मिलता है, कहा जाता है कुछ खोने के बाद ही कुछ मिलता है ना। और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। राज भाई, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरी फोन पे बहुत लंबी बात हुई थी, आई थिंक हमारी 1 या 1.5 घंटा फोन पे बात हुई थी, आपको याद होगा। और तब आप थोड़े नर्वस थे, आप बोल रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहा हूं, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैंने आपको एक सलाह दी थी वीओपी के लिए, आपको याद होगा, आपको जी सर, शायद मुझे याद याद होगा कि याद आप है। अपनी सिटी में वीओपी स्टार्ट करें। अगर आपके साथ 10, 12, 15 लोग एक्टिव हैं, आप जो कर रहे हैं आपको उतना नहीं मिल पा रहा उसका, तो आप वीओपी में कन्वर्ट कीजिए, अपनी मेहनत को वीओपी के थ्रू आप कन्वर्ट कीजिए। तो आपने विद इन अ वीक मेरे को आपने गुड न्यूज दी कि सर मैंने वीओपी स्टार्ट कर दी है। तो आज भी आप उस वीओपी को बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। मैं देखता हूं जब आप फोटोग्राफ्स डालते हैं, कभी 40 लोग, कभी 50 लोग। तो वीओपी का आपके बिजनेस में कितना बड़ा रोल रहा, या वीओपी से आपके बिजनेस में कितनी मजबूती आई, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, और सर मैं अगेन थैंक्स करूंगा उस दिन के लिए। अगर शायद उस दिन आप मुझे ना समझाते या आपका टाइम मुझे नहीं मिलता तो मैं शायद स्टैंड ना हो पाता। आपने मुझे बताया कि राज, इस बिजनेस के लिए वीओपी एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो और जहां जिस शहर में 15 से 20 लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप वहाँ वीओपी स्टार्ट कीजिए। और सर आपकी बात को मान के मैंने स्टार्टिंग की वीओपी की, कुछ कुछ कमियां रही, वो कमियां धीरे धीरे सुधारी। आपसे हर बार मैंने पूछा, सीखा, उनको इम्प्लीमेंट किया कि सर मैं और बेहतर कैसे करूं। शुरुआत में एक कमी मैंने कर दी। मैं इस मीटिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां भी आप वीओपी शुरू कर रहे हैं, पहले अपनी एक वीओपी को स्ट्रांगली बिल्ड करें। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि यार मैं पहले दिन ही 6 जगह शुरू कर दूं, तो वो गलतियां नहीं करनी। हाँ, आप 6 क्या, आप 600 जगह वीओपी शुरू करना, बट जहां जो वीओपी एक शुरू करी है उसको अच्छे से बिल्ड कर दीजिए। उसमें आपके पास प्रेजेंटर हो, जो एमसी हो, क्लोजिंग करने के लिए लोग हो, अच्छा वेन्यू हो, और उस वीओपी में रेगुलर नए गेस्ट आ रहे हो, तब आप कहीं नई जगह पे वीओपी को शुरू करें। और मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर इस बिजनेस में, इंडस वीवा में आपको डायमंडशिप चाहिए, तो 2 चीजें मेन आधार हैं। पहला आरटीपी और दूसरा वीओपी। अगर आप वीओपी
में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वीओपीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वीओपी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं सर यही कहूंगा कि कोई ताकत नहीं है कि आपको डायमंड बनने से रोक जाए। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो वीओपी से आपकी बिजनेस में मजबूती आई और वीओपी से आपके लीडर्स जो हैं वो डेवलप हुए। मैं देखता हूं आपकी जो टीम में एक बहुत बढ़िया एमसी हैं रजनी जी, बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेती हैं और माहौल बना देती हैं वो। और मुझे कुछ लीडर्स के नाम बताएंगे जो जिनको देखकर आप बोल सकते हैं कि ये वीओपी की देन है। सर मेरे पास लीडर्स हैं सर वीओपी की वजह से, जैसे आपने रजनी जी का तो नाम ले ही दिया है, शी इज जस्ट लाइक माय सिस्टर, माय बिग सिस्टर। और उसके बाद एक दीपा जी हैं, वीओपी के माध्यम से वो निखर के सामने आए, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। यतीश्वर जी हैं, वो भी धीरे धीरे आके अब स्टेज को संभालना उन्होंने शुरू किया है। बैक एंड पर अनिल तेवतिया जी हैं, वो बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन करते हैं। और दो नए चेहरे सर जो अभी बहुत जल्दी इस बिजनेस में आए हैं, एक मोहित आहूजा जी हैं पलवल से, एक करमचंद जी हैं पलवल से, बड़े मतलब बहुत जेंटल पर्सन हैं दोनों, और इनिशिएटिव लेते हैं सर। जैसा आपने बताया ना कि जो लोग फ्रंट में आते हैं वो ही आगे तक जाते हैं, तो सर उन लोगों में ना वो काबिलियत है। और भी सर कुछ लोग ऐसे हैं इधर उधर से, फरीदाबाद से, आउटर सिटीज से, मैं पर्टिकुलर अभी सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ जो पलवल की वीओपी है इसमें ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं सर, अगर कभी ट्रैफिक की वजह से मैं लेट भी हो गया तो मेरी वीओपी कभी लेट नहीं हुई। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस राज का है, इन्होंने हमेशा यही चीज सोच के इनिशिएटिव लिया, चाहे वो रजनी जी हैं, चाहे वो यतीश्वर जी हैं, चाहे वो अनिल जी हैं, चाहे मोहित जी हैं, करम जी हैं, दीपा जी हैं, कि ये बिजनेस राज सर का नहीं है, ये बिजनेस हमारा है। तो सर वीओपी की देन है ये सभी लोग। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीओपी में आकर लोगों की क्वालिटीज जो हैं वो बाहर निकल कर आती हैं, ऐसा हमें समझ में आया और लोग तराशे गए। एक चीज आपसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, ये प्राउड फील कराती है किसी भी लीडर के लिए, किसी अपलाइन के लिए, कि मौके पर अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी टीम ने कभी भी वीओपी को लेट नहीं किया। वो स्टेज पर आकर उन्होंने शुरू कर दिया प्रोग्राम कि राज आया है या नहीं आया, वो आएंगे या नहीं आएंगे, हमने वीओपी को स्टार्ट कर देना है। तो उन्होंने वीओपी को स्टार्ट किया। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत आई जब वो बार बार वीओपी में आए, जब उन्होंने दूसरे लोगों को देखा तो उनके अंदर वो हिम्मत पैदा हो गई और उन्होंने ये चीज अपने हाथों में ले ली। तो वंडरफुल। मेरे साथ अगर विजय राजपूत जी हैं, तो वैसे तो मैंने देखा है कि वो हैं और मैं जरूर उनको बुलाना चाहूंगा। और विजय राजपूत का इनकी लाइफ में बहुत अहम रोल रहा है। और मैं कुछ मिनट, आप जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन पहलुओं के ऊपर ये रोशनी डालेगा जो आपकी जिंदगी में आसपास में आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। और विजय राजपूत जी, आप को होस्ट हैं और आप अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं, तो मैं आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको यहाँ पर अपने साथ ले लेता हूँ। गुड। तो ये बताइए कि राज के साथ आपका सफर कैसा रहा? और जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया या हमारी सिस्टर ने बताया, तो वाकई में इन्होंने सच बोला या फिर कुछ चीजों को छुपाया, या फिर इन्होंने कुछ चीजों को जो है मिक्स करके बोला? जो इन्होंने बोला, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं जान सकता, तो आप उसके ऊपर मोहर लगाना चाहेंगे या नहीं लगाना चाहेंगे? बिल्कुल लगाना चाहूंगा सर मैं। अच्छा। सर राज भाई ने और स्नेहा जी ने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। और मैंने खुद ये सारी चीजें अपने सामने देखी हैं। और बहुत टफ टाइम था एक बार को कि राज भाई की एक लेग में 1500 पीवी डलता था जो वॉश होता था, और एक लेग में सिर्फ 25 पीवी डलता था, और 250 रुपए का चेक बनता था। तो अच्छे अच्छे बंदे का मोरल डाउन हो जाता है। सर, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आपने बोला सिर्फ 25 पीवी मैच होता था? हाँ जी। तो कैसे फिर ये मोटिवेट कैसे रहते थे सर? ये मतलब ये इन्होंने कभी आपको सवाल नहीं किया कि सर मेरा कैसे गुजारा होगा, मुझे तो छोड़ देना चाहिए, नहीं सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे तो घर में दिक्कतें बहुत हैं? कभी ऐसी बातें हुई? और अगर हुई तो उस टाइम पर आपने संभाला कैसे?
सर राज भाई ने छोड़ने के लिए तो नहीं कहा कभी मुझे, बट हाँ परेशानी जरूर की और मुझसे डिस्कस किया कि विजय भाई फील्ड में जा रहे हैं और बाहर जाने के लिए डीजल के लिए पैसे नहीं है गाड़ी में डलवाने के लिए, तो कैसे मैं सरवाइव करूंगा, 250 रुपए का चेक बना इतनी मेहनत के बाद भी। तो मैंने राज भाई को समझाया कि देखो राज भाई, एक्चुअल में परमात्मा बहुत सारी जगह जो है हमारी परीक्षा लेता है, और एक लेग में जब हम 1500 भी ला सकते हैं तो दूसरे लेग में भी हम ला सकते हैं, लेकिन हमारा हार्ड लक चल रहा था सर। हमने बहुत लोगों को रिक्रूट किया, राज भाई और मैंने मिलके उस लेग में ऑलमोस्ट 30 से 35 लोगों को रिक्रूट किया, बट शायद परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था और वो लोग हमारे क्लिक नहीं हो रहे थे। तो राज भाई को मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि राज भाई, अगर हमने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमने ये पेन झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैं उनको एक ही स्टोरी बताया करता था, प्रमोद जी का एक बार मैंने डैशबोर्ड देखा था और रैंक एडवांसमेंट का एक फीचर आता है जो सर ने मुझे दिखाया था, तो उसमें पहले 5 महीने में प्रमोद सर स्टार नहीं थे, पहले 5 महीने में प्रमोद सर स्टार नहीं थे, और सफायर यानी 50 लाख से 1 करोड़ का सफर 5 महीने का है। तो राज भाई को मैं वही एग्जांपल दिया करता था कि राज भाई टफ टाइम है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन प्रमोद सर 5 महीने में 2 लोगों को नहीं जोड़ पाए थे, वो स्टार नहीं बन पाए थे। तो हम और आप 5 महीने में तो हम इवन 1000 बन चुके हैं। तो जब प्रमोद सर वहां से यू टर्न लेके और 2.5 लाख वीकली यानी 5 महीने में 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। तो अगर प्रमोद जी 5 महीने ना टिकते तो आज 2.5 लाख हफ्ता ना कमा रहे होते, तो हमको टिकना पड़ेगा और हमारा टाइम आएगा। और यही बात मैं हमेशा कहता था, और जो भी हमारा आपस में जो भी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे, चाहे फाइनेंशियली है चाहे कुछ भी है, मेरा भी उस टाइम पे सर बहुत छोटा चेक बनता था, तो हम लोग मिलके अपने खर्चों को मैनेज कर लिया करते थे। और उस टाइम पे राज भाई को थोड़ी सी हिम्मत विकास जी ने भी दी और आपने भी काफी संभाला, तो मिलके सर हमने इस चीज को किया। और सर आज टाइम वो आ गया है, आज इस लेग से 2500 भी डलता है, उस लेग से 1500 भी डलता है। यस, क्या बात है, क्या बात है। जिस लेग में 25 पीवी थे वहां पर कितना डलता है सर? 2500 पीवी। 2500 पीवी। अभी अभी लास्ट वीक 3300 पीवी डला है। ओह वाओ, तभी शायद ये बहुत बेहतरीन इस हफ्ते इनका चेक है। इन्होंने पर्ल क्वालिफाई किया है। तो 25 पीवी, ध्यान दीजिएगा, जिस लेग में 25 पीवी डलते थे, कभी 25, कभी 50, कभी 100, कभी 200, उस लेग में आज निरंतर 2500 पीवी डलते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, समझिए बात को, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। जो आज जो वीक लेग चल रही है, कल वो फास्ट हो जाएगी और जो फास्ट है उसको वो क्रॉस कर लेगी। तो यहां पर कुछ नहीं पता कौन सा आदमी जुड़ेगा और तूफान खड़ा कर देगा, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। तो सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। और इसके अलावा विजय भाई, इनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपको जो लगता है, क्योंकि इनसे मैं नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, जो इनको डायमंड बनाने के लिए वो क्वालिटी जो है आपने देखा है, जो इनको डायमंड बनाने के लिए काफी है? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, राज भाई की सबसे अच्छी जो क्वालिटी मुझे लगती है, वो लगती है कि राज भाई 100% सरेंडर रहते हैं, 100% सरेंडर रहते हैं, और हमेशा सीखने के लिए वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे पसंद आती है उनकी, वो आती है सर कि इवन डिजिटली, मैं आपको बताऊं, डिजिटली राज भाई मुझसे बेहतर काम करते हैं। ये मैं इस प्लेटफॉर्म से सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डिजिटली सोशल मीडिया पर राज भाई की एक्टिविटी मुझसे बहुत आगे है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो समर्पण है, वो 100% ऐसा रहता है कि जो मैंने कह दिया, आज तक मेरी बात एक भी राज भाई ने काटी नहीं है सर। बीइंग अपलाइन, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लोग पैसा नहीं आता तो लोगों में मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि पैसा सबसे बढ़िया मोटिवेशन फैक्टर है। बट उसके बाद भी राज भाई को आज तक मैंने जो भी एडवाइस दी, जो भी गाइडेंस दी, राज भाई ने हमेशा कहा ठीक है भाई, मैं ऐसे ही करता। कभी भी मेरे से कोई आर्गुमेंट नहीं करी और हर बात को सीरियसली लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो राज भाई की ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि भाई सरेंडर टू योर अपलाइन, 100% फॉलो वो मुझे करते हैं। तो इस बात के लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि ऐसी टीम मुझे मिली है, ऐसे लीडर्स मुझे मिले हैं जो इस सिस्टम को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हाँ विजय, एक चीज मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया कि राज की ये क्वालिटी है। राज भाई, आपको पता है क्यों सरेंडर कर पाते हैं? क्योंकि आप 100% आप अपनी अपलाइन को सरेंडर कर चुके हैं। ये आपकी क्वालिटी है और ये नीचे तक जा रही है। मैंने देखा है रजनी को, मैंने देखा है यतीश्वर को,
मैंने और भी 2-4 लोगों को देखा है जो दौड़ दौड़ के काम करते हैं। कोई इवेंट होता है तो वो ऐसे समझते हैं जैसे मेरे घर का इवेंट है, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मैं काफी बार आया हूँ फरीदाबाद में, पलवल में। वाकई में आपकी मैनेजमेंट काबिले तारीफ है सर, काबिले तारीफ है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसके ऊपर मुझे आपको समझाना पड़े। और प्रॉपर म्यूजिक का, प्रॉपर एलईडी या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्टर लगता है, वहां पर आपने प्रॉपर लोग बिठाए होते हैं। वो सब पता है क्या है? सबमिशन, वो सरेंडर का नतीजा है। आपने अपने आप को सरेंडर कर रखा है अपनी ग्रेट अपलाइन विकास बंसल जी को। इसी वजह से राज ने ये देखा कि मेरा जो अपलाइन है वो मेरी अपलाइन, उनकी अपलाइन को हमेशा फॉलो करता है, हमेशा ये बोलता है कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। और शायद इसी वजह से राज ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है आपके लिए। तो यहां से एक बात निकलकर सामने आती है, इस बिजनेस में तरक्की करना चाहते हो, आप पुराने नेटवर्कर हो, आप नए हो, आपने पहले जितनी कंपनियों में काम किया है, सफलता मिली, कम मिली, ज्यादा मिली, नहीं मिली, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा अपनी अपलाइन के प्रति। और अपलाइन एक ऐसी ताकत है जो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगी। आज मेरी टीम में अगर कोई भी इंसान आ जाएगा तो मैं उसकी कामयाबी के लिए सोचूंगा, उसकी तरक्की के लिए सोचूंगा। अगर मैं उसका नुकसान सोचूंगा तो मेरा नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस बात को आप यहां पर बिठा लीजिए। कोई भी अपलाइन आपका कभी नुकसान नहीं चाहेगी, वो हमेशा आपका फायदा चाहेगी, क्योंकि उसकी तरक्की में आपकी तरक्की में उसकी तरक्की छुपी है। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो राज भाई, एक चीज और, जैसे हमने देखा है आरटीपी का बहुत बड़ा रोल रहा। दिल्ली में जब आरटीपी हुई, जयपुर में आरटीपी हुई, तो दिल्ली से जयपुर का सफर 5-6 घंटे का रहा। तो मैंने देखा कि वहां पर आपके 25, कभी 30, कभी 40 लोग लेकर पहुंचते थे। उसका भी रोल रहा आपकी लाइफ में, या फिर नहीं? मतलब ठीक है, आरटीपी हुई, लोग आए और ठीक है चल गया, या आरटीपी से कुछ फायदे मिले आपको? बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि राज को तो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि ये आरटीपी में आए अपने को एप्लीकेंट के साथ। आज को एप्लीकेंट इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, हौसला दे रहा है। अभी भी हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर उनके साथ वो आप दुनिया उनको देख पा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उनको हम फॉलो करें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जिसमें से सबसे पहला जो अभी चर्चा हो रही थी, मेरी ग्रेट अपलाइन ने बताया, सबमिशन बहुत जरूरी है सर। आरटीपी का मैं ये कहूं कि अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और आप गंगा नहीं नहाए तो कुछ आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। और अगर आप आरटीपी नहीं गए इंडस वीवा में आकर, तो डायमंड शिप पर जाना मैं कहूंगा नामुमकिन सा ही है। बट जो पर्सन आरटीपी को एक्सेप्ट करता है, आरटीपीज में जाता है, और मैं कहूं मैक्सिमम केसेस में आप कोशिश करें आरटीपी को विद को एप्लीकेंट अटेंड करें। और जितने भी नए लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, जैसे ही वो स्टार 250 बनते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें आरटीपी में लेके जाएं। बिकॉज सर मैंने आपसे सीखा है कि आरटीपी में जाने के बाद फिल्ट्रेशन होता है असली। जो 250 बन तो गया एफर्ट्स करके या जैसे भी, वो 250 बन गया, बट वहां जाके एक्चुअल एक जौहरी जैसे हीरे की परख करता है, आरटीपी परख कर देगी कि आपकी टीम में जो पर्सन आए हैं, आपके साथ जो पर्सन आरटीपी में आए हैं, वो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं या रिजेक्ट करने वाले लोग हैं। तो सर इस सेशन के माध्यम से मैं बोलूंगा आरटीपी मस्ट है, आरटीपी कोई मिस नहीं करनी चाहिए। अगर 500 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी कोई भी आरटीपी हो रही है, आप चाहे बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, कैसे भी आप जाएं, बट आरटीपी को मिस ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज भाई। हमें जो बताया गया है वो बिल्कुल यही बात बताई गई है। बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, पैदल जाएं, उड़ के जाएं, लेकिन आरटीपी में जरूर जाएं। आरटीपी में जाकर या ये बोलें कि आरटीपी में बड़े लीडर्स का जन्म होता है, तो ये गलत नहीं होगा। जैसे हम दुकान पर बल्ब खरीदने जाते हैं तो बल्ब वाला जो बेचने वाला जो बंदा है वो क्या करता है, बल्ब लेता है और होल्डर में लगाकर दिखा देता है, देख ले भाई जल रहा है, ये देख ले एक बार इसको, ये जल रहा है, तो वो वापस हमें दे देता है।
ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने लोगों को आरटीपी में लेकर जाते हैं तो वहां पर चेक हो जाता है कि इसके अंदर ऊर्जा कितनी है, पॉजिटिव कितना है, सीरियस कितना है, और वहां पर जाकर वो चेक हो जाता है कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सब चीजें वहां पर पता लग जाती हैं। तो आरटीपी को बिल्कुल मिस ना करें। विजय, आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर इस जो राज ने बात बोली है, क्योंकि आरटीपी के लिए सर, आपकी पूरी टीम दिल्ली और जयपुर में हर जगह शिरकत करती है जी। बिल्कुल सर, आरटीपी एक बहुत पावरफुल चीज है और मैं इसके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इसके लिए हमने लाइव एग्जांपल गुरपाल भाई का देखा है। गुरपाल जी की जब स्टोरी शुरू हुई तो मैंने उनका काफी मतलब आसपास ही मैंने शुरू किया था। तो गुरपाल भाई की स्टोरी मैं अपनी टीमों को सुनाया करता हूँ कि शुरुआत में जैसे हम कहते हैं भाई हमारे पड़ोस में आरटीपी नहीं है यार, 300 किलोमीटर दूर है, हमारे इतने पैसे। शुरू शुरू में जब हम इस बिजनेस में मैच्योर नहीं थे तो हमें भी ये लगता था कि यार आरटीपी की फीस 3-3.5 हजार रुपए है, 3 हजार हमारी गाड़ी का तेल लग जाएगा, यार हमारे को आरटीपी डबल लगती है। तो वहां पे मैं देखता था कि गुरपाल भाई ने जब दिल्ली आरटीपी में आना शुरू किया था तो वो ट्रेन से 5 लोगों को लेके आया करते थे। 600-700 किलोमीटर वाया ट्रेन, रेलवे स्टेशन उतर के सुबह सुबह आरटीपी में आना, और धीरे धीरे कभी 20 लोग, कभी 15 लोग, धीरे धीरे 50 लोग हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि गुरपाल भाई ने राजस्थान में जयपुर के अंदर अपनी खुद की पूरी आरटीपी करी। तो मैं, जब मेरे लोग ही कहा करते थे कि यार चंडीगढ़ दूर है, जयपुर दूर है, हमारे कॉस्ट डबल हो जाती, तो मैं उनको यही समझाया करता था कि भाई अगर हमें हमारे नियर बाय आरटीपी चाहिए, दिल्ली में आरटीपी चाहिए, तो हमें आज अपना माइंडसेट करना पड़ेगा और अपने लोगों को लेके जाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम जाएंगे तो हमारी टीम जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास आरटीपी के लिए पर्याप्त लोग होंगे, तो प्रमोद सर को हम मजबूर कर देंगे कि वो दिल्ली एनसीआर में आके हमारी खुद की आरटीपी करें। तो उसके लिए हम सभी ने माइंडसेट किया था कि 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक एक बंदा आ सकता है, और आज उसकी ग्रोथ सबके सामने है। आज हमारी टीमों में गुरपाल भाई एक एक प्रेरणा का स्रोत है, एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो उनको देख के हम अपनी टीमों को यही बात कह के और हम उनको सब जगह लेके जाते हैं। चंडीगढ़ भी लोग गए हैं, दिल्ली भी लोग गए हैं, जयपुर भी लोग गए हैं। और आरटीपी से आने के बाद सर, टीमों की छोड़िए, मैं अपनी बताता हूँ, आरटीपी से आने के बाद मुझ में इतना करंट आ जाता है कि मुझे लगता है विजय यार और तेज काम करना है, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे खुद में इतनी चार्जिंग आ जाती है, तो सर नीचे टीमों का तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होना जरूरी है। तो आरटीपी एक ऐसी चीज है जिसको डायमंड फैक्ट्री कहते हैं। और सर मैं खुद दिल्ली आरटीपी से आने के बाद मेरा मन करता था मुझे घर नहीं जाना, मुझे भी एक प्लान दिखा के जाना है। मैं खुद इतना एक्साइटेड हो जाया करता था। तो वाकई आरटीपी एक बहुत पावरफुल चीज है, और जो भी डायमंड बनना चाहते हैं उनको आरटीपी मिस नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात बोली आपने विजय भाई। ये विजय राजपूत एमरल्ड एग्जीक्यूटिव है जो दिल्ली में रहते हैं, जनकपुरी में, और इस बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहता हूँ ये एमरल्ड एग्जीक्यूटिव हैं और ये स्पॉन्सर हैं राज भाई के। और इनकी जुगलबंदी जो है आज मेरी टीम में, इनकी जो फाइन ट्यूनिंग है, अपलाइन और डाउनलाइन की जो फाइन ट्यूनिंग अगर हो जाए तो सफलता आधी निश्चित है। आधी मतलब मिल ही जाती है, और आधी तो हमें सिर्फ एफर्ट लगाकर हमें हासिल करनी है। अपलाइन और डाउनलाइन की ट्यूनिंग फाइन होनी चाहिए, और कोई तीसरा आदमी आकर बीच में कोई दरार पैदा ना कर सके। मतलब कुछ लोग आते हैं हमारे बिजनेस में जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं आते, सिर्फ मजा लेने आते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। और मैंने देखा कई बार ऐसा हालात बने, लेकिन इन दोनों की ट्यूनिंग जो थी वो बड़ी फाइन रही, बहुत मजबूत रही, और इसी की वजह से इन्होंने ये सफर तय किया है। पहले दिन से एक दूसरे के साथ ये डटे हुए हैं, और आगे भी चलकर ये बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं, रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं। अच्छा विजय भाई, जल्दी से बता दीजिए, फिर रात से पूछते हैं, फिर इस सेशन को समाप्त करते हैं क्योंकि 8:17 हो चुके हैं। एमरल्ड की क्या डेट है राज भाई के लिए? एमरल्ड की कौन सी डेट आपने फाइनल की है राज के साथ बैठ के? सर अभी मैं सच बताऊं, फ्राइडे रात को हमने पर निकाला है, तो अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, अभी हम बैठ नहीं पाए। आज मेरी मेरठ बीओपी है, तो शायद मैं कल का प्लान कर रहा हूं आज भी से मिलने। कहाँ पे बीओपी? मेरठ में बीओपी सर। मेरठ में बीओपी है, तो आज इसका मतलब हाँ। फरीदाबाद पलवल में आज बीओपी नहीं है? आज राज भाई जो है टीमों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। आज जो हॉल है हमारा आरटीपी का फरीदाबाद का वो अवेलेबल नहीं है, वहां कोई फंक्शन है। हाँ। तो उस वजह से राज भाई ने आज जो ही लोगों को बुलाया है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ बैठ के हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं सर। ओके, तो राज भाई बैठेंगे उन तमाम चैंपियंस के साथ, और आप रवाना हो जाएंगे मेरठ के लिए वीओपी के लिए, ऐसा है? हाँ जी, मैं रितु जी के साथ आज मैं मेरठ जा रहा हूँ सर, वहाँ बीओपी है, क्योंकि अगले संडे आपका एक मेगा इवेंट होने जा रहा है।
तो उसकी तैयारी करने के लिए सर आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। ओके, तो मेरठ में नेक्स्ट संडे को एक बेहतरीन एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पर प्रमोद परूथी आ रहा है। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, अगर आप सराउंडिंग्स में हैं, तो आप सभी का स्वागत है। एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। और चलिए, तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है जब से ये पर्ल बने हैं, इसलिए अभी तक एमराल्ड की डेट जो है वो फाइनल नहीं कर पाए। लेकिन राज, आप क्या कहते हैं कि मेरा एमराल्ड कब होना चाहिए? सर मैंने ना रूबी से पर्ल का जो मेरा सफर रहा वो काफी टफ रहा और लेट हुआ, बट मैं ट्रूली आपको बताऊं कि पर्ल से एमराल्ड का जो सफर है मैं उसको बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा। और मैं एकदम रियलिस्टिक टारगेट लेना चाहूंगा। मैंने जो अभी सोचा है, मैंने सर 20 जुलाई 2023 का टारगेट अपने आप को दिया है, और मैं इस पे स्टैंप लगा दूंगा अपनी अपलाइन के साथ ऑन टेबल बैठ के कि क्या सर मेरे आंकड़े सही हैं या मुझे इसमें कुछ फेरबदल करना है। अभी मैंने अपने एंड से ये एक डेट अपने आप को दी है, बट मैं इस डेट को सर फाइनल मैं अपनी अपलाइन के साथ मे बी मंडे और ट्यूसडे डेफिनेटली हम मिल लेंगे और फिर मैं इसको फाइनल कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और खास तौर पर जो हमारे विजय भाई जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं हमारे नए पर्ल एग्जीक्यूटिव मिस्टर राजकुमार एंड मिसेस नेहा, और हमने देखा इनके चेहरे पर, हमने खुशी देखी। देखो, जब बहुत एफर्ट लगाकर या बहुत तपस्या करके जब बहुत इंतजार करना पड़ता है किसी चीज का, और वो जब वो मिल जाती है तब जो खुशी मिलती है वो कैसी होती है, आप राज और नेहा के चेहरे पर देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा इन्होंने बोला है, कि मैं अभी भी एक चीज मुझे निकलकर जो मेरे को बहुत भा गई अभी इन बातों में से निकलकर जो सामने आई है, कि मैंने ये डेट फाइनल करी है, लेकिन मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठूंगा, उसके बाद मैं मोहर लगाऊंगा कि इसमें कुछ फेर बदल करने की जरूरत है। मेरे आंकड़े जो कह रहे हैं या मेरे आंकड़े जो इस वक्त चल रहे हैं, क्या उससे ये मेरा लक्ष्य मैं हासिल कर सकता हूं? इस लक्ष्य को जो गोल होता है वो मेजरेबल होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, नापने वाला होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठूंगा, उनके सामने अपने आंकड़े रखूंगा, मेरी कहां कहां टीम चल रही है, मेरी क्या प्रोग्रेस है, कितने लोग मेरी टीम में प्लान दिखाते हैं, कितने लोग मेरे मीटिंग ट्रेनिंग्स में आते हैं। उसके बाद विजय राजपूत ठप्पा लगाएंगे कि हाँ, इस डेट पे पॉसिबल है या इसको थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप दोनों बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे 2 दिन के अंदर, और अपनी एमराल्ड की डेट फाइनल करेंगे, और उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, उसके लिए प्लानिंग करके आप तेजी से जो है एमराल्ड रैंक को अचीव करेंगे। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन वो जो एक्टिविटी रेशो है जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे वो कंटिन्यू होगा। हमने बात करी इनपुट रेशो की, हमने बात करी आउटपुट रेशो की, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशो की, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज बड़ी खुशी हो रही थी मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं लाना चाहता था इनको आपके सामने, क्योंकि जो इन्होंने दिक्कतें झेली हैं शायद आपसे कहीं ज्यादा है। मैंने देखा है इनको टूटते हुए, इनको रोते हुए, लेकिन इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, संभाला। विजय ने बहुत बड़ा साथ दिया इनका, और यही एक फर्ज होता है अपलाइन का। अच्छे टाइम पर तो सभी लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस वक्त जो आकर साथ में खड़ा हो जाए, कंधे पे हाथ रख दे, वो अपलाइन होता है। और शायद दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं होता, सिर्फ अपलाइन होता है। यस, और इन्होंने जो मंझधार में फंसी हुई नाव थी बाहर निकाला, और आज वो नाव जो है वो अच्छे से चलना शुरू हो गई है, और मुझे पूरा भरोसा है एमराल्ड बहुत जल्दी होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। विजय भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी वीओपी में जाने वाले हैं दिल्ली से मेरठ, लेकिन आपने टाइम निकाला, आप जुड़े। मजा आ गया सर आज आपसे बात करके, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, और
सबको मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि सिर्फ लगे रहिए और टिके रहिए। ये टिके रहने का बिजनेस है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। लेकिन हमें टिके रहना पड़ेगा, हमें टिके रहना पड़ेगा, हमें खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे राज और नेहा ने खुद पे विश्वास किया, एक दूसरे को हौसला दिया, विजय ने विश्वास किया, विजय पर इन्होंने विश्वास किया, और आज हम देख सकते हैं ये पर्ल एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। तो फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहीं पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। ऑल दी बेस्ट, और थैंक यू सर, टेक थैंक यू केयर, सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और लास्ट में जाते जाते माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको लंबी उम्र दें और उनका स्वास्थ्य बनाए रखें, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले, वो हमेशा मुस्कुराते रहें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ताकि हम जिंदगी में खूब तरक्की करें। वो मोबिलाइल की तरह काम करता है उनका आशीर्वाद, तो वो हमेशा मिलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच। आज संडे है,